हेलो एवरीवन, वेलकम टू वेदांता क्लासेस। बायोलॉजी बेसिक लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है। बायोलॉजी होता क्या है? पहली बात तो ये कि जो हम बेसिक की बात कर ही रहे हैं तो पहले जानना है कि बायोलॉजी होता क्या है। बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स। जो जीव जंतु है उनके बारे में स्टडी करना, उसको बायोलॉजी कहा जाता है। अगर आपको ये बायोलॉजी वर्ड याद रखना है तो आप कैसे याद रखेंगे? बायोलॉजी, बायो का मतलब होता है लिविंग थिंग एंड लॉजी का मतलब होता है स्टडी। तो हम किसके बारे में स्टडी कर रहे हैं? लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में स्टडी कर रहे हैं, लिविंग थिंग के बारे में स्टडी कर रहे हैं, राइट। जैसे कि ये बेसिक सीरीज हमने जो स्टार्ट किया हुआ है, तो इस सीरीज में हम बेसिक से बेसिक चीजों को कवर करने की कोशिश करने वाले हैं। तो इसमें हम सबसे पहले जो सबसे बेसिक सब्सटेंस है, सबसे बेसिक चीज जो है वो हम स्टडी करेंगे, वो है सेल। मैं कोई रिमोट के सेल की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कोई बैटरी के सेल की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ हमारे ह्यूमन बॉडी या किसी भी ऑर्गेनिज्म की बेसिक यूनिट के बारे में, जिसको हम सेल कहते हैं। अब सेल का डेफिनेशन अगर हम बुक के हिसाब से देखें तो इट इज कंसिडर्ड एज बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। अब उसको बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ क्यों कहा गया है? क्योंकि हमारा जो बॉडी है, हमारा बॉडी बना हुआ है सेल्स से। डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स आर देयर इन आवर बॉडी, बट उसमें से सब में कॉमन क्या है? सेल का जो स्ट्रक्चर है, सेल के अंदर जो फंक्शन होती है, वो सभी सेल्स में कुछ ना कुछ कॉमन है। तो आइए हम देखते हैं कि सेल एक्चुअल में होता क्या है। अब सेल को बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ कहा गया है तो उसके पीछे कोई एक रीजन होना चाहिए, राइट। जैसे कि सपोज एक बिल्डिंग है, आपको बिल्डिंग बनाने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है? या कोई घर है, उसको बनाने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है? क्या आप कहेंगे विंडोज? नहीं। क्या आप कहेंगे डोर, दरवाजा? नहीं। क्या आप कहेंगे पेंट? नहीं, बिल्कुल नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? वो है ईंटें, ब्रिक्स। जो ब्रिक्स अगर आपके पास नहीं हो तो आप घर नहीं बना सकते। क्या आप बना सकते हो? बिल्कुल नहीं। तो सेम वे हमारे बॉडी का जो बेसिक स्ट्रक्चर है, जो हमारे बॉडी को शेप मिलता है, हमारे बॉडी को एक स्ट्रक्चर मिलता है, जैसे हम दिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम एनिमल्स ले ले, हम ह्यूमंस ले ले, वो जैसे है, हम जैसे दिखते हैं, उसके पीछे एक रीजन है, दैट इज बिकॉज ऑफ सेल। सेल नहीं होते तो हमको ये प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं मिलता। हम जब सेल को स्टडी करेंगे तो हमें समझ में आएगा क्यों, कैसे होने वाला है। अब सेल को बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ भी कहा गया है। फंक्शन मतलब हम जो मूवमेंट दिखाते हैं, हमारी जो ग्रोथ होती है, हमारे डेली एक्टिविटीज जो हम करते हैं, चाहे वो टेस्ट करना हो, देखना हो, सुनना हो, बोलना हो, बातें करना हो, चलना हो, या कोई भी हम काम करते हैं, उसके पीछे एक रिक्वायरमेंट होती है जिसको हम एनर्जी कहते हैं। हमारे ग्रोथ के लिए रिक्वायरमेंट होती है जिसमें एनर्जी होता है, जिसमें प्रोटीन डेवलपमेंट होता है। हमारे शरीर का जो डेवलपमेंट, ओवरऑल प्रोसेस जो हमारा बॉडी चलता है, उसके पीछे सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट जो है वो है एनर्जी। और एनर्जी कहाँ से आती है? वो आती है सेल में से। अब ऐसी बात नहीं है कि हमारे बॉडी में सिर्फ एक ही सेल है, राइट। एक ही सेल से, एक ही ईंटे से तो घर बन नहीं सकता। सेम है, हमारे बॉडी में एक सेल नहीं है, बहुत सारे टाइप के सेल्स हैं और काफी नंबर्स में है। अब एक टाइप के सेल्स नहीं है, इसका मतलब कि जैसे जैसे फंक्शन होता है रिक्वायरमेंट बॉडी का, वैसे वैसे टाइप के सेल्स हमको मिलेंगे। टाइप्स ऑफ सेल्स को हम थोड़ा बाद में पढ़ेंगे, पहले हम जानते हैं कि सेल एक्चुअल में होता क्या है। हमारे बॉडी में जो सेल होता है वो बिल्कुल एक इंडस्ट्री की तरह काम करता है, एक फैक्ट्री की तरह काम करता है। अगर मैं हिंदी में कहूँ या मराठी में, कारखाने की तरह काम करता है, जहाँ पे बहुत सारी मशीनें काम पे लगी हो। पैकेजिंग के लिए एक अलग मशीन है, सामान प्रोडक्ट बनाने के लिए एक अलग मशीन है, यहाँ से वहाँ ले जाने के लिए अलग मशीन है। सेम वे हमारे सेल के अंदर भी ऐसे ढेरों मशीनें होती है जो काम करती है, जिसको हम लोग सेल ऑर्गेनल कहते हैं। अगर डेफिनेशन की बात करूँ तो सेल ऑर्गेनल्स आर दी small substances which have their specific roles and specific function। उनका एक अपना काम होता है, किसी का ट्रांसपोर्ट का काम होता है, किसी का कुछ प्रोड्यूस करने का काम होता है, प्रोटीन बनाने का काम होता है, लिपिड्स बनाने का काम होता है, राइट। सो ऐसी ढेरों मशीनें जो है हमारे सेल के अंदर काम करते हैं, जिनको हम सेल ऑर्गेनल्स कहते हैं। अब हमारे बॉडी में एक सेल ऑर्गेनल नहीं है, बहुत सारे सेल ऑर्गेनल। जैसे मैंने आपको कहा कि बहुत सारे काम हमारे सेल में होता है, तो वैसे ही ढेर सारे ऑर्गेनल्स हमारे बॉडी में है। तो हम एक एक करके एक एक सेल ऑर्गेनल को जानेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन जो है, इट इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ सेल। जो बाउंड्री होती है हमारे सेल की बाहर की, चाहे आप सर्कुलर कहो या आप स्क्वायर शेप कहो, ये जो भी शेप जो है सेल को मिलता है, वो जो शेप है वो मिलता है सेल मेम्ब्रेन की वजह से। हम उसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं। अब सेल मेम्ब्रेन एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों ही प्लांट सेल और एनिमल सेल में पाए जाते हैं। उनका काम है सेल को शेप देना
एंड इट इज कंसिडर्ड एज सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। अब इन्हें सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन क्यों कहा गया है? मेम्ब्रेन मतलब पर्दे की तरह है, आप वॉल की तरह कंसिडर कर सकते हैं। जैसे इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए बाजू में वॉल होते हैं या कांटे वाले फेंसिंग होते हैं ताकि कोई भी अंदर नहीं आ सकता, कोई भी जा नहीं सकता। सेम वे हमारे सेल के अंदर भी सेम प्रोटेक्शन का काम जो है वो सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन करता है। तो कैसे करता है? इट इज कंसिडर्ड एज सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन, यानी कि वो एक गार्ड कर रहा है, कोई भी चीज अंदर नहीं आ सकती, कोई भी चीज बाहर नहीं जा सकती। जो चीज बॉडी को जरूरत है, जो सब्सटेंस बॉडी को जरूरत है या सेल को जरूरत है, आई एम सॉरी, जो चीजें सेल को जरूरत है वही चीजें सिर्फ अंदर आ सकती है, मतलब परमिशन लगता है अंदर आने के लिए। सेम वे हर चीज बाहर नहीं जा सकती, उनको भी परमिशन लगता है बाहर जाने के लिए। तो जैसे हमारे इंडस्ट्रीज में प्रोटेक्शन होता है, सिक्योरिटी गार्ड्स बाहर होते हैं, सेम वे सेल मेम्ब्रेन सिक्योरिटी का काम करता है, किसी भी चीज को अंदर आने नहीं देता है। सो सिलेक्टिव चीजों को अंदर आने देता है, इसीलिए सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के बाद आता है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म कोई सेल ऑर्गेनल नहीं है, वो एक जेली लाइक फ्लूइड है, जेली के जैसे दिखता है वो, क्योंकि उसमें 80 to 90% वाटर भरा हुआ है। उसके साथ में ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंस भी पड़े हुए हैं, जैसे कि शुगर्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स, जो हमारे शरीर को, हमारे सेल को जरूरत है, जो हमारे ऑर्गेनल्स को जरूरत है, या ऑर्गेनल्स कुछ चीज ट्रांसपोर्ट करते हैं साइटोप्लाज्म के थ्रू, तो उसकी वजह से उसको जेली लाइक अपीयरेंस आया हुआ है। गोल्गी बॉडी एक ऐसा ऑर्गेनल है जिसको शिपिंग डिपार्टमेंट ऑफ सेल भी कहा जाता है। शिपिंग डिपार्टमेंट का मतलब होता है ट्रांसपोर्ट करना, कुछ चीजें जहां पे जरूरत है वहां तक पहुंचाना, और जहां पे वो बन रही है वहां से लेके वहां तक पहुंचाना जहां पे उसकी जरूरत है, वो काम गोल्गी बॉडी करता है। जैसे सेम वे हमारे यहाँ पे जैसे फ्लिपकार्ट एंड अमेजोन काम करता है। आपने अगर कुछ चीज ऑर्डर कर ली हो तो फिर जहां से प्रोड्यूस हो रहा है वहां से अमेजोन उठाती है, फ्लिपकार्ट उठाती है और आपको आके दे देती है। सेम वे गोल्गी बॉडी का काम है। सेल में कहीं पे भी अगर किसी भी केमिकल की जरूरत है, किसी भी सल्यूट की जरूरत है, या जो भी रिक्वायरमेंट है सेल की, तो वो ट्रांसपोर्ट करने का काम जो है वो गोल्गी बॉडी नाम का ऑर्गेनल करता है। वैक्यूल्स की अगर मैं बात करूं तो वैक्यूल्स को स्टोरेज बैग कंसिडर किया जाता है सेल का, क्योंकि जितने भी सामान है जो सेल को जरूरत नहीं है, फॉर एग्जांपल कोई टॉक्सिन मटेरियल हो गया जो सेल के लिए हार्मफुल है, या कोई स्टोरेज हो गया जैसे कि लिक्विड फूड हो गया या सॉलिड फूड हो गया, या तो एयर कहूं मैं, तो ये सारी चीजें जो है वैक्यूल्स के अंदर पाया जा सकती है, वैक्यूल्स के अंदर स्टोर किया जा सकता है। इसीलिए वैक्यूल्स को स्टोरेज बैग या स्टोरेज ऑर्गेनल भी कहा जाता है, जहां पे सारी जो अनरिक्वायर्ड जो चीजें हैं या फिलहाल किसी चीज की जरूरत नहीं है वो चीजें स्टोर की गई हो, तो उसे वैक्यूल जो है फंक्शन करता है, स्टोर करने का काम करता है। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है, क्योंकि वो एनर्जी प्रोड्यूस करता है। सेल ऑर्गेनल या सेल की जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है वो माइटोकॉन्ड्रिया प्रोवाइड करता है। माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी को एटीपी के फॉर्म में स्टोर करता है। एटीपी यानी कि एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी जो है वो एनर्जी करेंसी ऑफ दिस सेल कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया सिर्फ इसीलिए अलग नहीं है क्योंकि वो एनर्जी प्रोड्यूस करता है, वो इसलिए अलग है क्योंकि उसका जो मेम्ब्रेन है वो डबल बाउंड मेम्ब्रेन है। जो आउटर लेयर है वो 2 लेयर के होते हैं, आउटर लेयर एंड इनर लेयर। माइटोकॉन्ड्रिया इसीलिए भी अलग है क्योंकि उसके पास खुद का डीएनए है, इसीलिए वो सेल्फ रेप्लिकेट हो सकता है। खुद का डीएनए होने की वजह से वो खुद डिवाइड हो सकता है, उसे न्यूक्लियस की ऑर्डर की जरूरत नहीं है, न्यूक्लियस से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। लाइसोसोम्स को डाइजेस्टिव ऑर्गेनल भी कहा जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि सेल में कुछ सेल ऑर्गेनल फंक्शन करना बंद कर देते हैं, यूजलेस हो जाते हैं, तो उनके पीछे सेल को एक्स्ट्रा एनर्जी खर्च करना पड़ता है, तो सेल के ऊपर एक बोझ बन जाती है। तो लाइसोसोम्स जो है उसके अंदर डाइजेस्टिव प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, या मैं कहूँ डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, जो किसी भी चीज को तोड़ने में, डिस्ट्रॉय करने में या डाइजेस्ट करने के काम आते हैं। तो लाइसोसोम्स जो है इन ऑर्गेनल्स को कवर करती है, और ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स उन सेल ऑर्गेनल्स को डाइजेस्ट करती है और उन्हें निकाल देती है सेल से। राइबोसोम्स छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं जो प्रोटीन प्रोड्यूस करते हैं। हमारे सेल में कहीं भी अगर प्रोटीन प्रोड्यूस हो रहा है तो वो राइबोसोम्स की वजह से होता है। अब राइबोसोम्स थाउजेंड्स नंबर्स में होते हैं, बहुत सारे पाए जाते हैं, छोटे छोटे होते हैं।
वो आपको साइटोप्लाज्म में भी मिल सकते हैं, वो आपको माइटोकॉन्ड्रिया में भी मिलेंगे, वो आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी मिलेंगे। जहां जहां प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होगी वहां वहां राइबोसोम्स प्रेजेंट होंगे और वो प्रोटीन प्रोड्यूस करेंगे। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक नेटवर्क है जो मेम्ब्रेन्स के फोल्ड होने की वजह से बना हुआ है, जो एक जिगजैग पैटर्न में आपको नजर आएगा, ट्यूब या शीट लाइक पैटर्न आपको नजर आएगा। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो टाइप के होते हैं, वन इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड अनदर वन इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जैसे आप देखते हैं, रफ का मतलब है उबड़ खाबड़ होता है, बिकॉज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आपको राइबोसोम्स पाए जाएंगे। राइबोसोम्स ढेर सारे आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर दिखेंगे, तो एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को ग्रेन लाइक सब्सटेंस जो है नजर आएगा आपको, इसलिए उसकी वजह से रफ पैच तैयार हो जाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर। अब राइबोसोम्स प्रेजेंट है, उसकी वजह से रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन प्रोड्यूस करते हैं, प्रोटीन प्रोड्यूस करने में हेल्प करते हैं। जैसे प्रोटीन प्रोड्यूस हो जाएगा, वो प्रोटीन जो है गोल्गी बॉडी जो है वो ट्रांसपोर्ट कर देगा, जैसे कि हमने पहले पढ़ा था कि पैकेजिंग का काम गोल्गी बॉडी करता है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्मूथ इसीलिए है क्योंकि उसमें राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं है, उसमें रफ अपीयरेंस नहीं है, एकदम स्मूथ अपीयरेंस है। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन डिपेंड करता है अलग अलग सेल में उसका अलग फंक्शन होता है, बट जनरली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिपिड प्रोड्यूस करने का काम करता है। लिपिड्स जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, रिक्वायरमेंट है, जो कि हमारे सेल मेम्ब्रेन में काम आता है, वो हम बाद में स्टडी करेंगे। सेल में जितने भी सेल ऑर्गेनल्स है उनमें सबसे बड़ा सेल ऑर्गेनल न्यूक्लियस होता है। लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनल इज न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का जो लेयर है, आउटर लेयर है, वो डबल मेम्ब्रेन बाउंड है, यानी कि उसके दो लेयर्स है, आउटर एंड इनर लेयर। न्यूक्लियस को ब्रेन ऑफ द सेल भी कहा जाता है क्योंकि ये सभी सेल ऑर्गेनल्स को कंट्रोल करता है। सेल की जितनी भी एक्टिविटी है न्यूक्लियस कंट्रोल करता है, वो सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया को कंट्रोल नहीं कर सकता, बिकॉज माइटोकॉन्ड्रिया के पास खुद का डीएनए प्रेजेंट होता है। अब जैसे हम डीएनए की बात कर रहे हैं तो न्यूक्लियस में सभी डीएनए प्रेजेंट रहती है, माइटोकॉन्ड्रिया का खुद का एक डीएनए अलग होता है, बट ओवरऑल सेल का जो डीएनए वो न्यूक्लियस में प्रेजेंट रहता है। डीएनए के अलावा आरएनए भी प्रेजेंट होता है जो कि प्रोटीन सिंथेसिस में काम आते हैं। हमने एनिमल सेल ऑर्गेनल्स को डिस्कस किया है। ये सेल ऑर्गेनल्स प्लांट्स में भी प्रेजेंट रहते हैं, बट प्लांट सेल्स में कुछ एक्स्ट्रा ऑर्गेनल्स होते हैं जैसे कि क्लोरोप्लास्ट, प्लास्टिड्स। जब प्लांट सेल स्टडी करेंगे तब उसके बारे में आपको डिस्क्राइब किया जाएगा। आपका काम रहेगा कि जितने भी सेल के बारे में हमने बात की है, सेल ऑर्गेनल के बारे में बात की है, आपको उनको स्टडी करना है, नोट्स बनाना है, एंड ये सेल का आपको डायग्राम बनाना है जैसा आपको प्रोवाइड किया गया है। थैंक यू।